एक तरीके जैसे डिमांड और सप्लाई का रिलेशन रहता है प्राइस इलास्टिसिटी के साथ, कि अगर डिमांड मार्केट में ज़्यादा है तो कंजम्पशन फास्ट होगी, तो सप्लाई ऑटोमेटिकली शॉर्टेज में रहने वाली है। और अगर सप्लाई ज़्यादा है तो इसका मतलब डिमांड आपको ऑटोमेटिकली कम नज़र आएगी, ऐसा नज़र आएगा। डिमांड अगर मान लो कांस्टेंट भी रहे तो सप्लाई अगर ज़्यादा नज़र आएगी तो उस केस में भी आपके इंटरेस्ट रेट्स वगैरह पर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट रेट करंटली ज़्यादा होते हैं तो इन्वेस्टर क्या करेगा, जो इंडिविजुअल है वो पैसा इन्वेस्ट कर देगा, मनी की डिमांड कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो मार्केट में मनी की डिमांड है वो कम नज़र आएगी। तो डिमांड अगर कम नज़र आएगी तो कंपैरेटिवली उसके साथ जब आप देखोगे तो फिर आपको सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या नज़र आने वाली है, ज़्यादा नज़र आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि सप्लाई ज़्यादा है क्योंकि डिमांड ऑफ मनी उस समय कम हो चुकी है। सप्लाई अगर मैं कांस्टेंट भी रखूं लेकिन अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाते हैं तो लोगों की मनी की डिमांड कम हो जाती है, तो उससे फिर आपको क्या नज़र आएगा कि सप्लाई ज़्यादा है। और अगर मैं इन्वर्सली चलूँ तो अगर इंटरेस्ट रेट कम है राइट नाउ तो लोग कैश होल्ड करना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो फिर आपको क्या नज़र आएगा, सप्लाई ऑफ मनी कम है क्योंकि लोगों की उस समय मनी की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, बेटा मार्केट में जो भी पैसा अवेलेबल है, तो बेटा मार्केट में जो भी पैसा अवेलेबल है पब्लिक के हाथ में वो सब मनी सप्लाई, ठीक है। और सप्लाई ऑफ मनी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कितने करेंसी नोट प्रिंटेड है। हमने देखा था लास्ट चैप्टर के अंदर भी कि एक नोट मल्टीपल टाइम सर्कुलेट होता है, उसकी वेलोसिटी होती है। तो जितना भी मॉनेटरी बेस है उसके अंदर उसका जितनी बार भी यूज़ होता है उसको यूज़ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है, टोटल मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई, ठीक है। तो जितनी भी मॉनेटरी बेस हमारे पास प्रिंटेड, अगर आपको इक्वेशन याद हो तो एम बी इज इक्वल टू पी टी पढ़ते थे, तो एम वहाँ पर क्या था, मॉनेटरी बेस था और वी था उसकी वेलोसिटी। तो सेम तरीके से आपके पास आएगा कि कितने भी मॉनेटरी बेस प्रिंटेड है, कितने भी करेंसी और कॉइन जो भी नोट और कॉइन्स प्रिंटेड है वो कितनी बारी मार्केट में सर्कुलेट करते हैं, उस सबको यूज करके क्या मिलेगी, मनी की सप्लाई मिलेगी। तो बेटा मनी की सप्लाई के लिए हम कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पर The term money supply denotes the total quantity of money available to the people of economy. To the people of economy. The quantity of money at any point of time is the measurable concept. तो बेटा आप मेजर कर सकते हो और मेजर करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके आएंगे। बेटा आपने M1, M2, M3, M4 होता है, NM1, NM2, NM3 होगा। फिर उसके बाद हम सीखेंगे रिजर्व मनी, फिर उसके बाद हम सीखेंगे A1, A2, A3। उसको हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस होते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी इक्वेशंस है। तो मनी को आप, मनी की सप्लाई को आप मेजर कर सकते हो। जैसे जैसे बेटा टाइम बीतता गया हमने मनी की मेजरमेंट की इक्वेशन बड़ी करते गए कि हाँ यहाँ पर भी जो रखा है वो भी मनी है, इनके पास जो है वो भी मनी है, ये सब मनी सप्लाई का पार्ट है। तो नैरो से वाइडर टर्म की तरफ हम चलते जाएंगे जैसे जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म होते गए। 1967 में पहली बारी हमने मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट रखा, उस समय सिर्फ M1 लेकर के आए। M1 के अंदर मोस्ट लिक्विड मनी थी जो इमीडिएटली आपके पास आ सकती है। जैसे आपके हाथ में राइट नाउ जितने भी करेंसी नोट्स अवेलेबल है, वो आपने बैंक के पास कुछ डिपॉजिट रखे हुए हैं, वो तो जो इमीडिएटली आप एक्सेस कर सकते हो वो सबसे क्या है, लिक्विड पॉइंट है। फिर M2 में हमने थोड़ा सा और इनलिक्विड कैश उसमें जोड़ना शुरू करा, फिर M3, M4। तो M1 से जब आप आगे की तरफ जाते हो तो फिर हम किस तरीके से करते जा रहे हैं, इनलिक्विड। M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट है, फिर M4 तक जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इनलिक्विड एसेट हो जाएगी। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम अपनी मनी सप्लाई की डेफिनेशन को, उसकी मेजरमेंट को वाइड करते गए, ठीक है। तो पहले बेटा हमने अपनी मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ क्या रखा था, सिर्फ जो मेरे पास करेंसी नोट्स है, ठीक है। फिर हमने उसके अंदर जोड़ दिया जो आपके पास बैंक में आपने डिपॉजिट रखे हुए हैं, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो हम धीरे धीरे भी सीखेंगे। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि बेटा जो मनी की सप्लाई है वो मेजरेबल कॉन्सेप्ट है। हालांकि ये मेजरमेंट टाइम टू टाइम बदलती गई, जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम उसके अंदर और फैक्टर ऐड करते गए कि हाँ ये भी मनी सप्लाई का पार्ट है। तो बेटा मनी की सप्लाई के लिए आपको दो चीजें समझनी है कि मनी क्या है, स्टॉक वेरिएबल, बेटा ये बदलती रहेगी। मनी की जो सप्लाई है बेटा वो बदलती रहेगी, एक टाइम से दूसरे टाइम पर वो अलग अलग हो सकती है। द स्टॉक ऑफ मनी इज ऑलवेज रेफर टू मनी अवेलेबल टू पब्लिक। पब्लिक में कौन कौन नहीं आएगा,
सर पब्लिक में हर कोई आने वाला है, इंडिविजुअल भी आएंगे, बिजनेस भी आएंगे, बिजनेस को भी तो मनी की डिमांड है, हर कोई आएगा, लेकिन कौन नहीं आएगा? प्रोड्यूसर ऑफ मनी। प्रोड्यूसर ऑफ मनी कौन है बेटा? नोट छापता कौन है? आरबीआई, है ना? तो बेटा जो प्रोड्यूसर ऑफ मनी है बेटा, वो दो लोग नहीं आएंगे इसके अंदर। तो बेटा द टर्म पब्लिक इज डिफाइंड टू इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक यूनिट, हर कोई आने वाला है इसके अंदर। कौन कौन? इंडिविजुअल्स भी आएंगे, यानी कि हाउस होल्ड, बिजनेस भी आएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह सब कोई आने वाले, लेकिन जो मनी छाप रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे, यानी कि गवर्नमेंट नहीं आएगी और बैंकिंग सिस्टम नहीं आएगा। ये पब्लिक नहीं है, ठीक है? तो जब हम आगे डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे अपनी मनी मेजरमेंट की, तो जब हम बोलेंगे मनी हेल्ड विद पब्लिक, तो उसके अंदर ना गवर्नमेंट आएगी, ना ही उसके अंदर आरबीआई आने वाले, आपके बैंक्स आने वाले, बैंक वगैरह नहीं आएंगे। लेकिन हम बाद में उनको अलग से ऐड करेंगे मनी सप्लाई के अंदर, तो हम उसमें लिखेंगे मनी हेल्ड इन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक। फिर हम उसमें अलग से ऐड कर पाएंगे गवर्नमेंट के पैसे, आरबीआई के पास पड़ा हुआ पैसा, बैंकिंग चैनल में पड़ा हुआ पैसा, वो अलग होगा। पब्लिक के अंदर ये दोनों शामिल नहीं, ठीक है? अब बेटा गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, कोई लोकल बॉडी जिसको गवर्नमेंट ओन करती है या कंट्रोल करती है, वो सभी चीजें किसमें शामिल है? गवर्नमेंट में शामिल है। इसके अलावा बेटा जब लिखा हो उसके अंदर बैंकिंग सिस्टम, तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर कौन आएगा बेटा? बैंक आएंगे और आरबीआई आएगा। बैंक कौन होते हैं बेटा? जो सेविंग एक्सेप्ट करते हैं। आप बैंक में जाते हो, पैसे डिपॉजिट करवाते हो ना, वो बैंक है। लेकिन जो बजाज फाइनेंस है बेटा, वो सिर्फ लोन देता है, वो सेविंग एक्सेप्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं एनबीएफसी। एनबीएफसी बैंक नहीं होती। पढ़ो। तो ये तो हो गया बेटा गवर्नमेंट में कौन कौन आने वाला है? गवर्नमेंट इन दिस कंटेक्स्ट इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है बेटा, जैसे एमसीजी हो गई, ठीक है, उनके बारे में हम बात करें। एंड द बैंकिंग सिस्टम मीन्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल बैंक्स दैट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, बेटा उसको बोलते हैं कासा डिपॉजिट। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट इज कासा। ये जो कासा यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है बेटा, ये कासा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सीए इज करंट अकाउंट, एसए इज सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट कैसे होते हैं बेटा? आपको जब पैसे चाहिए आप इमीडिएटली निकाल सकते हो। आपको वैसे आपके पैसे अगर सेविंग अकाउंट में पड़े, आप बैंक में जाओ निकाल लो, कोई रोकने वाला थोड़ी है। अब बैंक के पास ही पैसा अवेलेबल नहीं है, बैंक इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो वो अलग टेक्निकल इशू है। बट इसके अंदर अगर बैंक के पास पैसा अवेलेबल है, एटीएम में पैसा अवेलेबल है, आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हो। वो होता है डिमांड डिपॉजिट। एक होता है टाइम डिपॉजिट, जिसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। आपने बैंक में जाकर के एफडी करवा दी 1 साल के लिए, वो टाइम डिपॉजिट है, ठीक है? तो बैंक का मतलब क्या है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑल द बैंक्स दैट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, दैट इज डिपॉजिट फ्रॉम विच मनी कैन बी विड्रॉन बाय चेक, मेनली कासा डिपॉजिट। तो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इनके अंदर आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। पब्लिक के अंदर बेटा क्या क्या आएगा? सबको आने वाला है। लोकल अथॉरिटी भी आएगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगे, क्योंकि बैंक के अंदर एनबीएफसी नहीं आ रही, तो वो किस में शामिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली? पब्लिक के अंदर। पब्लिक के अंदर हर कोई है, बिजनेस है, हाउस होल्ड है, लोकल बॉडीज हैं, सब सॉरी वो गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन बिजनेस और हाउस होल्ड जो है वो सब पब्लिक का पार्ट है। लेकिन 2 लोग नहीं है। कौन कौन नहीं है? गवर्नमेंट नहीं है और बैंक नहीं है। बैंक का मतलब क्या हो गया? आरबीआई और आरबीआई के सारे बच्चे जो भी वही। लेकिन आरबीआई के बच्चों में एनबीएफसी शामिल नहीं, क्योंकि वो सेविंग एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो बैंक की कैटेगरी में है ही नहीं बेटा। उनको क्या बोलते हैं? एनबीएफसी। तो वो किसका पार्ट बन गए? पब्लिक का पार्ट बन गए, क्योंकि वो बैंक के अंदर पार्ट नहीं है, तो वो किसका पार्ट बन जाएंगे ऑटोमेटिकली? बाकी की पब्लिक का पार्ट बन जाएंगे। ओके बेटा, इन सब के अंदर और कौन कौन आने वाले? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पब्लिक का पार्ट है। नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू, बेटा वो बिजनेस ही तो है, वो बिजनेस है। फर्म, ये जो हम ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पर, हाउस होल्ड एंड फर्म, तो वो हाउस होल्ड और फर्म की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज की तरीके से बात कर रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पर। किनकी बात हो रही है? गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज और गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है? कंपनीज तो बिजनेस की तरह ट्रीट की जाएंगी, फर्म की तरह। तो पीएसयू, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, विच होल्ड्स द पार्ट ऑफ इंडियन मनी इन इंडिया। कोई भी फॉरेन बैंक है इंडिया में आके खुला हुआ है, उसके अंदर सिर्फ फॉरेनर्स के अकाउंट है, लेकिन पैसा हमारा रखा हुआ है उसके अंदर, तो वो सब पब्लिक का पार्ट है, क्योंकि वो मनी इन सर्कुलेशन तो अवेलेबल है ना बेटा। देखो क्या होता है,
जो नोट मार्केट में अवेलेबल है वो भी मनी इन सर्कुलेशन है। जब वो पैसा बैंकिंग चैनल में चला जाता है तो ऐसा नहीं कि बैंक उसको तिजोरी में बंद कर देता है, बैंक उसको वापस से सिस्टम में डाल देता है। तो जो पैसा आपके पास है वो तो मनी है, जितना पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट करवा रखा है जो आपके बैंक अकाउंट में नजर आता है वो भी सब क्या है, मनी अवेलेबिलिटी का पार्ट माना जाएगा पब्लिक का। और वो पैसा कहां कहां पर हो सकता है बेटा, क्या आप पर बता रहे हैं हमारे को, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच होल्ड्स अ पार्ट ऑफ इंडियन मनी इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये बेटा हम अभी आगे भी पढ़ेंगे सारी के सारे पॉइंट, क्योंकि जब हम आगे मनी की कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वेशन की फॉर्म में करेंगे। ये सारी आइटम वहां पर हमारे को जुड़ती हुई नजर आएगी। आरबीआई के पास अगर आपका कोई इन सबका कोई भी पैसा पड़ा हुआ है, चलो जी। अच्छा और क्या नहीं आने वाला, एक बार ये भी देखो बेटा। जब हम बात करते हैं, इन अदर वर्ड्स व्हाइल डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ मनी, इंटर बैंक डिपॉजिट एंड मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम आर नॉट इंक्लूडेड। इंटर बैंक डिपॉजिट क्या होते हैं बेटा? जब एक बैंक दूसरे बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करवाता है, बेटा हर बैंक का दूसरे एक बैंक के साथ अकाउंट होता है, क्योंकि उनको क्लियरिंग के लिए वो अकाउंट चाहिए होता है। जैसे आईसीआईसीआई का मैं कस्टमर हूँ, मैंने किसी को अपना चेक काट के दे दिया, तो मैंने तो आईसीआईसीआई के चेक पे साइन करके दिए, सामने वाला उसको जाकर के एचडीएफसी बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा रहा है क्योंकि वो एचडीएफसी का कस्टमर है। कल को एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई से पैसे डिमांड करेगा ना, तो इसके लिए हर बैंक के पास दूसरे बैंक का अकाउंट होता है। तो एक बैंक के पास दूसरे बैंक का हो सकता है बैलेंस अवेलेबल, तो वो क्या है, इंटर बैंक डिपॉजिट। एंड मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम, ये तो हमारे को ऊपर ही मना कर दिया गया था कि गवर्नमेंट के पैसे और मनी बैंकिंग सिस्टम के जो पैसे हैं ये पब्लिक का पार्ट नहीं माने जाएंगे। ओके, ये बेटा सिर्फ इंट्रोडक्शन है, प्रॉपर कैलकुलेशन अभी हम सीखेंगे कि मनी की सप्लाई के अंदर क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। मनी की सप्लाई कैलकुलेट क्यों करनी है बेटा, सिंपल सा काम है। मनी की सप्लाई अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो तो आप उसको इक्वेट कर सकते हो मनी की डिमांड के साथ। मनी की डिमांड के हमने अलग अलग तरीके सीखे थे। तो मॉनेटरी डिमांड को पूरा करने के लिए मॉनेटरी सप्लाई मार्केट में इतनी अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी ड्राफ्ट करने के लिए मनी की सप्लाई कैलकुलेट करनी है। अगर वो कैलकुलेट करा जाता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, प्राइस को कंट्रोल करना है, इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करना है, या इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है घटाना है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके पर्पस के लिए उनको क्या कैलकुलेट करना जरूरी है, मनी की सप्लाई कैलकुलेट करना। ठीक है जी। तो मनी सप्लाई कैलकुलेट करने का कारण क्या है, हम यहाँ पे डिस्कस करें, रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई। मैं करूँ क्यों कैलकुलेट, क्या खाली बैठे इसलिए कैलकुलेट करना है, अंताक्षरी खेल लेते हैं फिर। कैलकुलेट करने का पर्पस है, क्या पर्पस है, आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी ड्राफ्ट करने में हेल्प मिलती है, प्लस आरबीआई अपनी प्रीवियस पॉलिसीज को चेक कर सकता है कि जो भी मैंने पॉलिसीज ड्राफ्ट की थी उसका इफेक्ट क्या है, प्लस हम इसको कंपेयर करेंगे मनी डिमांड के साथ कि क्या मेरी जो सप्लाई है वो इक्विलिब्रियम पर है डिमांड के साथ या नहीं है। साथ में ये बेटा मुझे हेल्प करेगी पॉलिसी ड्राफ्ट करने में दो तरीकों की, क्या मुझे और करेंसी बेस बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है और नोट छापने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, क्या मुझे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। मॉनेटरी सप्लाई से, मनी की सप्लाई से बेटा आप चेक कर सकते हो कि इंटरेस्ट रेट नॉर्मल है, कम है या ज़्यादा है। जैसे हमने पढ़ा हुआ बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर कि जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, लिक्विडिटी कम है मतलब मनी की सप्लाई कम है, तो आरबीआई उस समय क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट कम करेगा और मार्केट के अंदर और करेंसी सप्लाई करेगा ताकि लोग सस्ते रेट पर लोन लें। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है। और अगर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई फिर क्या करता है, उस केस में इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है ताकि लोगों की बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाए। तो आरबीआई को बेटा वो इंटरेस्ट रेट के डिसीजन देखने के लिए भी, तो लिक्विडिटी चेक करने के लिए क्या देखेगा, वो मनी की सप्लाई देखेगा मार्केट के अंदर। तो ये सब कारण है मनी की सप्लाई की मेजरमेंट। तो सबसे पहले बेटा ये हेल्प करेगा, फैसिलिटेट मतलब सपोर्ट करता है, हेल्प करता है एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी डेवलपमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी ऑफ द कोज ऑफ मनी ग्रोथ, की मनी जो मार्केट में बढ़ रही है वो क्यों बढ़े। देखो मनी की सप्लाई अगर मैं छोटी सी इक्वेशन से बात करूं एम वी से, एम क्या है मॉनेटरी बेस, वी क्या है वेलोसिटी। अब मनी ग्रो कब कर सकती है बेटा, अगर मॉनेटरी बेस आप इंक्रीज ना करो, वेलोसिटी अगर बढ़ जाए तो भी तो मनी ग्रो कर सकती है। जो आपका जो कॉइन है या फिर जो आपकी करेंसी है वो 10 बारी सर्कुलेट की जगह 12 बारी सर्कुलेट करने लग गई तो भी आपकी मॉनेटरी सप्लाई बढ़ेगी। तो बेटा हम उसको मेजर करना चाहते हैं कि मनी की जो ग्रोथ है वो क्यों हो रही है, मॉनेटरी बेस बढ़ाने की वजह से या फिर वेलोसिटी की वजह से, आप इसको एनालाइज करोगे। साथ में इट इज एसेंशियल फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी पर्सपेक्टिव,
किसको चाहिए? मॉनेटरी पॉलिसी कौन ड्राफ्ट करता है? आरबीआई। तो आरबीआई को चाहिए मनी की सप्लाई मार्केट में कितनी है, ताकि वो उसको यूज करके अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ड्राफ्ट करे। मॉनेटरी पॉलिसी में वो क्या ड्राफ्ट करेगा? क्या मुझे और करेंसी प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिएट मनी। आरबीआई जो भी नोट छापता है वो क्या होगी? फिएट मनी। उसको और छापने की रिक्वायरमेंट है या नहीं? क्या जो भी इंटरेस्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं या फिर उनको बढ़ाने या घटाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं? तो मनी की सप्लाई कैलकुलेट करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, as it provides a framework to evaluate whether the stock of money in the economy is consistent with the standard of price stability and to understand the nature of deviation from this standard। अब बेटा ये क्या चक्कर है? जो हम सप्लाई मार्केट में रखते हैं बेटा मनी की, अगर मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा, लोगों की जेब में अगर पैसा बहुत ज़्यादा है तो दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन। लोग एक आइटम के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 2008, 9, 10 के भी दौरान जब इंटरनेशनल तो डिप्रेशन चल रहा था, लेकिन इंडिया के अंदर बेटा हम बूम करते। 2007-8 के अंदर इंडिया में बूम चल रहा था। अच्छा, मनमोहन सिंह ने आकर के टीवी पे स्टेटमेंट दी थी, तब सेंसेक्स पहली बार 8000 को टच किया था। 8000 पॉइंट्स को सेंसेक्स ने टच किया और देश में हाहाकार मच गया। ये क्या हो गया? कहीं हर्षद मेहता वाला कांड दोबारा तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि बुल रन एक वो था और एक फिर 2008 वाला था। तो फिर मनमोहन सिंह ने आके बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। मनमोहन सिंह ने उस टाइम बोला था, जैसे बोलता कभी कभी, ठीक है। तो मनमोहन सिंह ने उस टाइम आकर के समझाया सबको कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वैसा वाला कुछ नहीं होगा दोबारा से। लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर इकोनॉमी फिर भी नीचे गई। अब उस समय बेटा जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो उस समय महंगाई जब बढ़ जाती है, लोगों की जेब के अंदर जब पैसा ज़्यादा वो आ जाता है, तो उस समय वो ज़्यादा पैसे खर्च करने की पावर भी रखती है। जब मेरे पास पैसे ज़्यादा अवेलेबल है, मुझे लगता है 200 की आइटम है, इसकी वर्थ 200 की है, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक्सेस मनी अवेलेबल है स्पेंड करने के लिए, तो मैं उस 200 वाली आइटम को 400 की भी खरीद सकता हूँ। तो जब मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होती है तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? इन्फ्लेशन को। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एनालाइज करना चाहता है कि मार्केट में स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना प्राइस लेवल होना चाहिए, कितना उसके लिए मनी अवेलेबल होना चाहिए, और ये दोनों इक्विलिब्रियम पे रहने चाहिए। तो अगर आरबीआई को नजर नहीं आता होगा कि वहाँ पर भैया जितनी सप्लाई है वो ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट कम है, तो फिर आरबीआई लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई की मेजरमेंट को यूज़ करेगा, उसको एनालाइज करेगा। ये पर्पस है उसको एनालाइज करने का, मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का। मेरे ख्याल से अब तो तुम कितना भी लिख सकते हो मनी सप्लाई की मेजरमेंट रिक्वायरमेंट क्यों है। चलो, द सेंट्रल बैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड अडॉप्ट मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल। प्राइस को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज को यूज करते हैं। कैसे यूज कर रहे हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को? मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या चीज आती है? करेंसी की प्रिंटिंग, इंटरेस्ट रेट वेरिएशन। करेंसी कितनी प्रिंट करनी है, इंटरेस्ट रेट को कैसे मॉडिफाई करना है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी होती है। CRR रेशो होती है ना, कैश रिजर्व रेशो होती है हमारे पास, और लिक्विडिटी रेशो होती है हमारे पास, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो आरबीआई ये सारी, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। रेपो रेट वो जिस पर बैंक आरबीआई के पास पैसा रख के आते हैं, रिवर्स रेपो रेट जिस पे आरबीआई से बैंक लोन लेते हैं। रेपो एंड रिवर्स रेपो। रेपो रेट कौन सा? जब आरबीआई के पास पैसा रखा जाता है, और जब आरबीआई से लोन लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? रिवर्स रेपो हो जाता है उसके ऊपर। तो आरबीआई उससे भी बेटा रेट बदल के उस लिक्विडिटी मार्केट में इंपैक्ट कर सकता है। अगर अच्छा, आरबीआई कैश रिजर्व रेशो को चेंज करके भी मार्केट में लिक्विडिटी इंपैक्ट कर सकता है। CRR अगर बढ़ा दिया तो बैंक क्या कर पाएगा? पैसे को अपने पास रखेगा, मार्केट में सप्लाई दे ही नहीं पाएगा। अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ा दी जाए तो आरबीआई की तरफ से, मान लो पहले अगर 2% रेशो चल रही है, आरबीआई ने बढ़ा करके उसको 4% कर दिया कि जितना भी डिपॉजिट तुम्हारे पास है 4% तुम्हारे पास रहेगा। इसका मतलब अब 100 रुपये में से वो 96 ही मार्केट में सप्लाई कर पाएंगे पूरा का पूरा। पहले जो 98 सप्लाई होता था उसकी जगह कितना सप्लाई होगा? 96 सप्लाई होगा। इसके बाद अगर आरबीआई रेपो रिवर्स रेपो बढ़ा देता है, यानी कि बैंकों के लिए जो पैसा आरबीआई से मिलता है वो महंगा हो जाए। जब वो महंगा होगा तो फिर बैंक भी मजबूर हो जाएंगे आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। जब आगे इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाएगा तो लोगों की बोरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो आरबीआई की, यानी कि किसी भी बैंक की जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो मनी की सप्लाई को और प्राइस स्टेबलाइज करने के लिए यूज करने, प्राइस को स्टेबलाइज करने में यूज हो सकती है। एंड जीडीपी ग्रोथ बाय डायरेक्टली कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी। दिस इज अचीव्ड बाय मेनली by managing the quantity of monetary base. What is monetary base? कई बार डिस्कस हो चुका अब तो। ये वाला M, टोटल करेंसी एंड कॉइन्स इश्यूड बाय द आरबीआई।
कितने नोट छपे हुए हैं, वो होता है मॉनेटरी बेस। तो बेटा जब बैंक किसी भी चीज, आरबीआई किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी बनाता है ना, अगर आरबीआई उसके फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो उस पॉलिसी बनाने का कोई मतलब नहीं है। आरबीआई पॉलिसी बना रहा है कोई भी, तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे फैक्टर के नाम मैंने अभी क्या क्या बताया, तो सबसे बड़ा यहीं पे लिखा हो मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। ठीक है, रेपो रेट कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। सीआरआर रेशियो कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। तो आरबीआई सारे फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। अगर ये तीनों फैक्टर ही आरबीआई के कंट्रोल से बाहर चले जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी का उसके लिए कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या बता रही है? द सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी बेस एंड मनी सप्लाई। करें, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है आपके मॉनेटरी बेस पर और उसके मनी सप्लाई के कंट्रोल पे। सर क्या ये दोनों एक ही बात है, मॉनेटरी बेस एंड मनी सप्लाई? क्या ये दोनों एक बात है? मॉनेटरी बेस को जब आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके बनेगी मनी सप्लाई। मॉनेटरी बेस 10,000 के नोट छपे हुए हैं, वो 10 बार सर्कुलेट कर दे तो मनी सप्लाई कितनी हो जाएगी? 1 लाख। मनी सप्लाई अलग है, मॉनेटरी बेस अलग है। कारण क्या है मनी सप्लाई को मेजर करने का? सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके बिना तो आरबीआई कुछ नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है बेटा, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए आपको डिमांड और सप्लाई दोनों मेजर करने पड़ेंगे। डिमांड की कैलकुलेशन आप पिछली यूनिट में कर चुके हो, इस यूनिट में आपको सप्लाई कैलकुलेट करनी है। सीधी सी बात। मनी सप्लाई आती कहां से? बेटा सेंट्रल बैंक कितने नोट छापता है और उसके बाद जो उसके चेले चपटने यानी कि बैंक क्रेडिट मनी की फॉर्म में उसको कितना मार्केट में और सर्कुलेट करते हैं। ठीक है जी, सेंट्रल बैंक कितने नोट छापता है और फिर उसके बाद जो आपके बैंक्स हैं उसको मार्केट में किस तरीके से सर्कुलेट करते हैं। सिर्फ पैसा ले लेके अपने पास रखते रहे और लोन आगे ना बांटे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर वो पैसा आते ही एकदम से लिबरली लोन बांटना शुरू कर दे, पैसा आया 100 रुपये आया, 90 रुपीज़ बांट दिया, फिर अगली बार 90 रुपीज़ डिपॉजिट हुआ, फिर 80 रुपीज़ बांट दिया, बांटते गए, ऐसा पढ़ेंगे आगे। लास्ट कॉन्सेप्ट आएगा क्रेडिट मल्टीप्लायर। एक तो होता है कैश मल्टीप्लायर, यानी कि जो मनी सप्लाई के अंदर मल्टीप्लायर हम पढ़ते हैं जिसको वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, कैश सप्लाई का मनी मल्टीप्लायर हो जाएगा वो कि आपने 10,000 रुपये के नोट छापे वो 10 बारी सर्कुलेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? कैश का मल्टीप्लायर। फिर आएगा क्रेडिट मल्टीप्लायर, लेकिन क्रेडिट मल्टीप्लायर सीधा काम नहीं करता, वो फैक्टोरियल की तरह काम करता है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो वो 100 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, बैंक पूरा का पूरा 100 रुपया मार्केट में सर्कुलेट नहीं कर सकता, उसको कुछ रेशोज मेंटेन करनी पड़ती है। कुछ उसको पैसा आरबीआई के पास रिजर्व फॉर्म में रखना पड़ता है, कुछ उसको अपने बैंक में लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स भी हैं। फिर उसके बाद वो कुछ पैसा बांटेगा, मान लो वो 100 में से सिर्फ 80 रुपये बांटता है तो 100 रुपया आया, इस बार कितना बांटेगा वो? 80% गया। अब वो नेक्स्ट वही वाला 80 सर्कुलेट होकर के बैंकिंग सिस्टम में फिर से आएगा, लेकिन इस बार अब 80 भी से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता क्योंकि अब वो नए लोगों के थ्रू आए ना, बैंक को फिर से अपनी एसएलआर मेंटेन करनी है क्योंकि बैंक के पास देखो, बैंक के अकाउंट में बैंक की बैलेंस शीट देखो, बैंक की बैलेंस शीट में 100 रुपये डिपॉजिट हुए तो उसकी लाइबिलिटी साइड पे 100 रुपये चमक रहे। बेटा बैंक के अंदर जो डिपॉजिट है वो आपके लिए एसेट है, बैंक के लिए तो लाइबिलिटी है। तो बैंक की लाइबिलिटी में बेटा मान लो डिपॉजिट खड़े हुए हैं 100 रुपये के, बैंक ने क्या करा, इसमें से 80 रुपये लोन बांट दिया। क्या बांट दिया? लोन। ये बैंक की एसेट है क्योंकि लोन बैंक ने अब लोगों से रिकवर करना है। बैंक ने बेटा ये लोन बांट दिया, अब कितना रह गया? 20 बैंक के पास कैश की फॉर्म में बचा हुआ है, ये बैंक को रखना पड़ेगा किसी भी वजह से, मान लो एसएलआर, सीआरआर, और अपने पास कुछ पैसा लिक्विड फॉर्म में क्योंकि डिमांड डिपॉजिट नाम की भी चीज़ है तो बैंक अपने पास कुछ पैसे रखेगा। अब ये 80 रुपीज़ का जो लोन है, बैंक की बैलेंस शीट ऑलरेडी इतनी है, 100 से बैंक की बैलेंस शीट टैली है। अब ये जो 80 का आपने लोन बांट रखा है ये भी लोगों के पास गया। अब लोग अलग अलग बैंकिंग चैनल के अंदर जाएंगे और फिर से ये पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, मान लो ये 80 बैंक में फिर आ गया। अब बैंक की बैलेंस शीट में टोटल डिपॉजिट कितने का नजर आ रहा है? 180। अब बैंक की बैलेंस शीट के हिसाब से बेटा बैंक तो 80% डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है लोन की फॉर्म में। कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? तो अब वो 180 के टोटल डिपॉजिट का 80% कैलकुलेट करेगा, कितना आएगा? 144। 180 का 80% कितना होता है? 144। तो टोटल लोन वो कितना दे सकता है? 144।
तो डिफरेंस ऑलरेडी 80 लोन बांट रखा है, कितना लोन वो चला जाएगा, वही 80 का जो एडिशन हुआ उसका 80%। अब बैंक की जो बैलेंस शीट है वो टोटल 180 से वो करेगी, साथ में बेटा कैश कितना बढ़ जाएगा, 80 आएगा, 64 का लोन बांट दिया, कितना बच गया, तो अब बैंक की बैलेंस शीट टैली कितने से करेगी, अब यही वाला 64 फिर चैनल में आता जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इससे बेटा मनी की सप्लाई बढ़ती जाएगी मार्केट में। तो पहला पार्ट, द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, कौन कौन सी, द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल बैंक बेस्ड ऑन द अथॉरिटी कन्फर्ड इट, कि कितने नोट छापने हैं, कब छापने हैं, कितनी सप्लाई मार्केट में रखनी है, आरबीआई के डिसीजंस पे बेटा डिपेंड करता है। दूसरा, द सप्लाई रिस्पॉन्स ऑफ कमर्शियल बैंक, बेटा अगर उनकी पॉलिसी लिबरल है तो वो ज़्यादा लोन मार्केट में सप्लाई करेंगे, मनी की सप्लाई बढ़ेगी। अगर उनकी पॉलिसी टाइट है यानी कि वो लोन नहीं देना चाहते तो उस केस में क्या होगा, मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो उनकी खुद की पॉलिसी पर डिपेंड करता है द सप्लाई रिस्पॉन्स of the commercial banking system of the country to the changes in policy variable initiated by central bank to influence the total money supply in the economy। तो सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी पर कैसे इफेक्ट डाल सकता है, और बैंक की पॉलिसी आती कहाँ से, आरबीआई से ही आती है। आरबीआई तो बोलता है उनको काम करने के लिए भाई साहब, अच्छा, और आरबीआई खुद की पॉलिसी उनको बोले बिना भी चेंज करवा सकता है। आरबीआई ने अपने रेट्स बढ़ा दिए, रेशियोज बदल दी, तो उसका इफेक्ट ऑलरेडी किसके ऊपर पड़ेगा, ऑटोमेटिकली किसके ऊपर पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर पड़ेगा, मनी सप्लाई बदल जाएगी। बेटा होता क्या है, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से, इकोनॉमी की कंडीशंस के हिसाब से लोग उम्मीद करते हैं कि इकोनॉमिक्स के रूल ऐसे ऐसे बोलते हैं। मार्केट में जब लिक्विडिटी ज़्यादा होगी ना तो आप उम्मीद करो कि आरबीआई ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और जब मार्केट में कैश क्रंच चल रहा होता है, लिक्विडिटी कम चल रही होती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। तो उम्मीदों के साथ साथ काम होना चाहिए, लेकिन होता क्या बेटा, हर 3 महीने में आरबीआई की मॉनिटरी मीटिंग होती है, कमेटी की मीटिंग होती है, और उस हर 3 महीने में जब वो डिसीजन लेते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से लेना चाहिए, लेकिन मोस्टली उनका डिसीजन चलता है उल्टा, इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से। मार्केट में कैश नहीं, मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच है, आरबीआई को इंटरेस्ट रेट घटाने चाहिए। पूरी मार्केट सोच के बैठी है आज 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट रेपो रिवर्स रेपो कम होंगे, क्योंकि आरबीआई वहीं तक रह सकता है, वो किसी बैंक के रेट चेंज नहीं कर सकता। आरबीआई रेपो रिवर्स रेपो चेंज करेगा, तो अगर आरबीआई अपने रेट चेंज करेगा तो उसका इफेक्ट सीधा बैंकिंग सिस्टम पे जाएगा, बैंक उसका फायदा फिर आप तक पहुंचाएगा। सब लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि रेट्स कम होंगे, लेकिन आरबीआई ने अपनी पॉलिसी के अंदर क्या करा, रेट बढ़ा दिया। उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी में, फेवरेबल और एडवर्स। सर आरबीआई ने सोच के ही कराओ, लेकिन बेटा जब मार्केट की उम्मीदों के अपोजिट अगर कुछ होता है, इकोनॉमी की उम्मीदों के खिलाफ कुछ हो जाता है ना, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव। अब चाहे उसका एक्चुअल कोई इफेक्ट हो या ना हो, लेकिन उसका एक बार तो सेंटीमेंटल इफेक्ट होता है ना मार्केट पे, तो इकोनॉमी पे उसका सेंटीमेंटल इफेक्ट हमेशा कैसा पड़ेगा, एडवर्स। अगर उसके अपोजिट जाकर के आप काम करते हो, कम लिक्विडिटी के केस में इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना और ज़्यादा लिक्विडिटी के केस में इंटरेस्ट रेट घटा देना, अगर ऐसा डिसीजन होगा तो हमारी मनी की सप्लाई क्या बात की बात है, लेकिन उसका इकोनॉमी के ऊपर हमेशा कैसा इफेक्ट होगा, एडवर्स इफेक्ट। तो अगर मनी की सप्लाई सही तरीके से मेजर नहीं की गई, मनी की सप्लाई सही तरीके से मेजर नहीं की गई, यानी कि आपने ओवर एस्टिमेशन कर लिया या फिर अंडर एस्टिमेशन कर लिया मनी की सप्लाई का, तो आपकी पॉलिसी गलत होने का चांस है कि नहीं है। आपने मनी सप्लाई कैलकुलेट करी, गलत वेरिएबल्स यूज कर लिए, गलत वैल्यूज यूज करी, आपकी मनी सप्लाई की वैल्यू गलत आई, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लगता है अरे यार मनी सप्लाई तो बहुत कम है, डिमांड के हिसाब से, प्राइस लेवल के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से, इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से हमारे को जो मनी की डिमांड है वो उसके मुकाबले सप्लाई बहुत, आरबीआई ने मॉनेटरी बेस बढ़ा दिया, आरबीआई ने और नए नोट छाप दिए। नए नोट छापने का मतलब अगर मान लो कैलकुलेशन गलत होगी, मार्केट में ऑलरेडी ओवर सप्लाई थी, लेकिन कैलकुलेशन गलत होने की वजह से सप्लाई गलत आंक ली गई, आरबीआई की पॉलिसी बिल्कुल गलत हो जाएगी। और अगर पॉलिसी अच्छा चलो नोट छापने की बजाय उसने बोला अच्छा मार्केट के अंदर जो करेंसी है वो बहुत कम है, मनी सप्लाई कम है, तो एक काम करते क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स का, मार्केट में अगर लिक्विडिटी कम हो तो इंटरेस्ट रेट्स का क्या करना चाहिए, लिक्विडिटी कम हो तो इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए ताकि लोगों की बोरिंग पावर बढ़े। लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो बोरिंग पावर कम कर देते हैं ताकि इंटरेस्ट बढ़ा करके उसकी बोरिंग पावर कम कर दी जाती है। लिक्विडिटी कम होती है तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर बेटा बैंक ने मार्केट में तो सप्लाई ज़्यादा है
लेकिन आपने जब मेजरमेंट किया तो आपने गलत वेरिएबल्स यूज कर लिए और आपने मनी की सप्लाई कैसे कैलकुलेट कर ली, कम कैलकुलेट कर ली। अब आपने पॉलिसी बनाई कि हम इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, इसका इन्वर्स इफेक्ट पड़ेगा। जो मार्केट में ऑलरेडी मनी सप्लाई ज़्यादा थी, मार्केट में ऑलरेडी प्राइस लेवल ज़्यादा थे, आपने इंटरेस्ट रेट कम करके लोगों के हाथ में और पैसा दे दिया। और पैसा देने का मतलब उनकी बोरिंग, उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है, और बढ़ गई, तो अब इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो बेटा ये वो दो आइटम थे जो हम पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हम आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। द सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल कंट्रीज आर एम्पावर्ड टू इशू करेंसी। अपनी मर्जी से कितना भी छाप लेंगे क्या, जगह जगह पर ऊपर हेलीकॉप्टर से नोट गिरा रहे हैं, क्या दिक्कत है छापने में? हाँ, क्या मेंटेन करना पड़ता है पीछे? रिजर्व। लेकिन बेटा रिजर्व इतने तो होते नहीं ना, पहले तो होते थे बेटा हर नोट के पीछे सोना, ठीक है ना। अब तो लेकिन सारे सो रहे हैं, सोना तो अब सोना नहीं। तो अब कौन सी मनी होती है बेटा? जिसके पीछे बैकअप रिजर्व नहीं होता है, उस मनी को हम क्या बोलते हैं? फिएट मनी। तो अब कौन सी मनी प्रिंट होती है? फिएट मनी। अपनी मर्जी से आगे धड़ल्ले से छापता रहे, लोगों की जेब में पैसा ही पैसा डालता रहे, फिर बेटा तुम्हारे को बर्गर मिलेगा 2 लाख का। बर्गर लेने जाओगे चेक काटना पड़ेगा। हाँ, तो सेंट्रल बैंक ऑफ ऑल कंट्रीज आर एम्पावर्ड टू इशू करेंसी। कितनी भी करेंसी छाप लो, ये मॉनेटरी बेस की बात हो रही है। एंड देयरफॉर द सेंट्रल बैंक इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन ऑल द कंट्री। इन इफेक्ट हाई पावर्ड मनी। सर हाई पावर्ड मनी क्या होती है? इसी का दूसरा नाम बेटा फिएट मनी है, लिख लो। हाई पावर्ड मनी इज फिएट मनी, जिसके पीछे कोई बैकअप नहीं होता। सर जिसके पीछे बैकअप नहीं है वो हाई पावर्ड है, तो जिसके पीछे बैकअप नहीं होगा उसका, जिसके पीछे बैकअप होएगा उसका नाम क्या होगा? बेटा वो ओरिजिनल मनी है, उसका नाम सिर्फ मनी है। चलो, हाई पावर्ड मनी इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ मनी। तो जितने नोट छपेंगे वही मार्केट में घूमेंगे। फिर उसके बाद बेटा उसका सेकेंडरी फेज क्या हो जाता है? एक तो बेटा एक्टिव करेंसी जो बैंक ने छाप रखी, फिर पैसिव क्या होगा? जब बैंक से वो घूम घूम के मार्केट में सर्कुलेट होने लग जाएगी। तो करेंसी जो बेटा सेंट्रल बैंक इशू करेगा वो आपकी फिएट मनी है, वही आपकी नॉर्मल मनी है जो मार्केट में सप्लाई होगी। एंड इज बैक्ड बाय सपोर्टिंग रिजर्व एंड इट्स वैल्यू इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब कल को अगर मेरा भरोसा नोट आरबीआई से और अपने मोदी गवर्नमेंट से उठ जाए, तो मैं जा करके 100 का नोट रखूंगा आरबीआई पे और उसको बोलूंगा मुझे इसके बदले के क्या दो? रिजर्व। अब तुम सोचो अगर ऐसा हो जाए, सभी लोग ऐसा करने लग जाए। जितने भी नोट इकोनॉमी में छपे हुए हैं, हम सबको पता है बेटा, जितने नोट इकोनॉमी में छपे हुए और लोगों की जेबों में और जो बैंक में पड़े हुए हैं, मार्केट में सरकार ने सिर्फ 100 का एक नोट छपा है, बैंक के अंदर 180 पड़े, ये फिर अभी और घूमेंगे 80%। मान लो बैंक के अंदर 420 हो गए, मार्केट में नोट एक है 100 का, बैंक में बैंकिंग सिस्टम में टोटल कितना घूम रहा है? 420 रुपया। इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर कितना हो रहा है? 4.2। मल्टीप्लायर कितना कर रहा है? वेलोसिटी कितनी चल रही है? 4.2। 100 का नोट 420 रुपये की वर्थ दिखा रहा है इकोनॉमी के अंदर। अब सब लोग आरबीआई के पास पहुंच जाए, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं, ठीक है, मेरे को मेरे पैसे चाहिए। आरबीआई के पास 100 रुपये के बदले में कुछ रिजर्व है, कुछ, क्योंकि वो तो पहली बात तो वो 100 का नोट भी कैसी मनी है? फिएट मनी। उसके पीछे बैकअप रिजर्व है भी नहीं फुल्ली। अब सब लोग बैंक के पास, आरबीआई के पास पहुंच गए कि मेरे बैंक में इतने पैसे पड़े, मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे को भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं। सब लोग कितने मांग रहे हैं आरबीआई से? 420। आरबीआई भी निकला, बैंक के पास पैसे ही नहीं, आरबीआई 420। अब बैंक के पास पैसे ही नहीं है, अब उस केस में क्या होगा? सब लोगों का अगर बैंक के ऊपर से भरोसा होता है, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा हुआ है 100 के नोट पे लिखा रहता है, आरबीआई का गवर्नर नीचे चौड़ा होकर साइन तो कर देता है एकदम। क्या साइन कर दिया उसने? मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। अब तो या तो प्राण जाएंगे या वचन जाएगा, अब तो कुछ होएगा, क्योंकि ना तो तेरे पास 100 रुपये के पीछे का बैकअप है और लोग मांगने कितने वाले हैं? 420 रुपये। तो वो कैसे डिस्चार्ज होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी कंट्री के अंदर, किसी इकोनॉमी में ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट के ऊपर से ही विश्वास खत्म हो जाए? क्योंकि बेटा गारंटी किसकी है? गवर्नमेंट की। और जिसकी गारंटी, उसका भरोसा ही खत्म हो गया, तो क्या आपके उस साइन की कोई कीमत रह गई?
अब आपके 420 के बदले में बेटा आपके हो गए पैसे खत्म। इसका मतलब जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के आगे क्या लिख देते तुम? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको हम क्या बोलते थे? आरएफ, है ना? आरएफ, आरएफ मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। क्या वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, क्या वो सही में रिस्क फ्री है? वो रिस्क फ्री नहीं है, तो उस केस के अंदर आपका पैसा डूबने वाला है। ऐसा होता है जब पूरी की पूरी इकोनॉमी डूबती है कंट्री की, तो आरबीआई के पास रखा हुआ पैसा भी, यानी कि मान लो आरबीआई के पास इस 100 रुपए के बदले में सिर्फ 60 रुपए के रिजर्व थे, जिनकी इतना गोल्ड था जिसकी वर्थ कितनी थी? 60 रुपए। तो 100 रुपए के बदले में आरबीआई ने 60 रुपए के रिजर्व अपने पास रखे हुए। अब ये 100 रुपया मार्केट में कितनी वर्थ दिखा रहा है? 420 रुपए। अब लेकिन 420 का जब बैकअप मांगा जाएगा तो कितना अवेलेबल है? सिर्फ 60 रुपए। तो हर एक बंदे के हाथ में कितना कितना आएगा देख लो, बाकी का डेप्रिसिएशन है मनी का। हाँ, मनी में डेप्रिसिएशन लगता है बेटा। देखो ये बोलने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता सर, आरबीआई की तो सेफ सिक्योरिटी होती है, पैसा डूबता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है बेटा। ग्रीस क्राइसिस पढ़ोगे तो तुम्हारे को नजर आएगा, 4 साल पहले की बात है, जो यूनान है, ग्रीस कंट्री है, वहाँ की गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट होगी, गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट होगी। लोगों का जो बैंक में पैसा पड़ा था वो 20 पैसे बच गया था, मतलब उसकी वर्थ सिर्फ कितनी थी? 20 पैसा। अगर आपने 1 रुपया डिपॉजिट कराया तो अब आपके 20 पैसे हैं, तो वहाँ उस तरीके से राइट ऑफ लगेगा आपके पैसे का। तो तुम क्या चाहते हो? मनी सप्लाई बैकअप के मुकाबले कितनी भी छपवा दी जाए मार्केट के अंदर, मॉनेटरी बेस कितना भी खड़ा कर दिया जाए बेटा, अगर कितना भी मॉनेटरी बेस खड़ा कर देंगे तो उससे इकोनॉमी के ऊपर एकदम से क्या बोलते हैं उसको, रिस्क तो छोड़ो, संकट आ जाएगा एकदम। और ऐसा सिर्फ यूरोप इसके साथ नहीं हुआ, ग्रीस के साथ, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुआ। सर यूएसए के साथ ऐसा कब हुआ बेटा? यूएसए के साथ ऐसा तब हुआ जब 1974 में 1970s में पहली बार यूरोज प्रिंट किए गए। बताया था तुम आपको फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर के अंदर, पहली बार क्या प्रिंट हुए? यूरो। यूरोपियन यूनियन ने अपना कार्टेल बनाने की, हम जब आपस में ट्रेड करेंगे, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करेगी, तो हम क्या किस में ट्रेड करेंगे? यूरो में। तो पहले जो मेजरली जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो किस किस के बीच में था? अमेरिका एंड यूरोप। एशियन कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं था। 1990 के बाद शुरू हुआ। तो पहले जो मेजर इंटरनेशनल ट्रेड था वो यूरोप और अमेरिका के बीच में था। तो लेकिन जो सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रेड होते थे वो किस में होते थे? डॉलर्स में। मार्केट में डॉलर्स की डिमांड है, और यूएसए का सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? छापता जा रहा है, डिमांड है भैया, लोगों को चाहिए डॉलर, अब उनको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए सबके डॉलर की रिक्वायरमेंट है, और उसको डॉलर छापने, मनी सप्लाई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई होगी ना, मनी की डिमांड कैलकुलेट करी, मनी सप्लाई के हिसाब से वेलोसिटी देखी और मॉनेटरी बेस छाप दिया। ऐसी तो होगा, मनी की डिमांड कैलकुलेट करी, सर 10 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट है, वेलोसिटी कितनी है? 10 टाइम्स है, तो इसका मतलब 1 लाख करोड़ के नोट छाप लें। अब 1 लाख करोड़ के नोट उन्होंने छाप दिए। अब उसके बाद क्या हुआ? पहले सारा का सारा डॉलर यूनिट यूरोपियन कंट्रीज डिमांड कर रही थी। जैसी यूरोपियन कंट्रीज के पास अपनी खुद की करेंसी आ गई, क्या उनको डॉलर की रिक्वायरमेंट है? यूएसए के साथ ट्रेड करेंगे तब तो डॉलर में होगा, लेकिन अगर आपस में कोई भी कंट्री, यूरोपियन कंट्री आपस में, अगर इंग्लैंड से जर्मनी में माल जा रहा है, स्विट्जरलैंड में माल जा रहा है, तो फिर क्या उसके इसके अंदर उनको डॉलर की रिक्वायरमेंट रह गई? अब नहीं, जो पहले चाहिए होती थी, लेकिन अब वो रिक्वायरमेंट नहीं है। अब उनके हाथ में वो कागज तो पड़े ना, वो जिनके ऊपर यूएसए के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने, मुझे अब तेरे पे भरोसा, सबने ऐसे ही पैसे वापिस फेंके, लेकिन क्या उनके पास इतने गोल्ड रिजर्व थे पीछे? नहीं। करेंसी का क्या होगा उस समय? डेप्रिसिएशन, करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी उस समय। करेंसी का क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, इसका मतलब हाई पावर्ड मनी भी बहुत सोच समझ के प्रिंट की जाती है। ऐसे नहीं है कि धड़ल्ले से कितने भी नोट हम प्रिंट करते जाए। हालांकि हर बैंक के पास खुद के पास परमिशन है, उसको सेंट्रल बैंक से भी नहीं पूछना कि छापना है कि नहीं छापना है, उसके बाद खुद की पावर है, वो अपनी खुद का मॉनेटरी बेस खुद डिसाइड कर सकता है। लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकता कि कितने भी नोट छाप दिए, क्योंकि फिर उसके बाद उसके पीछे का बैकअप रिजर्व अवेलेबल नहीं है। हमारे देश में तो शायद 100 के 2 ही बचेंगे बेटा। चलो आगे पढ़ते हैं। द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज इन फैक्ट अ लाइबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट। जो भी करेंसी, जो भी मनी वो इशू करते हैं, वो सब क्या है? उसके लिए लाइबिलिटी है। किसके लिए? सेंट्रल बैंक के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि नोट तो छापा किसने, साइन किसने किया? आरबीआई ने।
और गारंटी किसने दिया उसकी? गवर्नमेंट ने, तो दोनों के लिए वो लायबिलिटी है। देयरफॉर इन प्रिंसिपल इट मस्ट बी बैक्ड बाय एन इक्वल वैल्यू ऑफ एसेट्स। हर नोट के पीछे उतनी एसेट्स अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है ना बेटा, मुद्दे की बात तो यही है। कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन प्रैक्टिस however the most countries have adopted minimum reserve system wherein the central bank is empowered to issue currency to any extent by keeping only certain minimum reserve of gold and security। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 420 की मनी सप्लाई के अगेंस्ट सिर्फ कितने का गोल्ड रिजर्व अवेलेबल है? 60। तो नोट तो है, नोट के पीछे कुछ नहीं है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। दूसरा बेटा, एक तो वो गए नोट जो छप रहे हैं वो आपकी मॉनेटरी सप्लाई। दूसरा सप्लाई का तरीका क्या बताया? पैसिव सप्लाई बेटा। एक तो एक्टिव सप्लाई, करेंसी के नोट, करेंसी छापते जाओ। दूसरा बैंकिंग चैनल से जो रूल होकर के मार्केट में फिर से घूमते रहेंगे वो वाला पैसा। द सेकंड मेजर सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। द टोटल सप्लाई ऑफ इकोनॉमी मनी इन द इकोनॉमी इज ऑल्सो डिटरमिन्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। वो जो 100 रुपए से 420 बन गए थे, वो कैसे बने थे? जो बैंक ने क्रेडिट जनरेट किया था उससे वो 420 रुपए बन रहे थे। तो जो आपकी मनी की सप्लाई होगी बेटा, वो किससे पता चलेगी हमारे को? कितने नोट है वो तो है ही, साथ में देखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक उसको क्रेडिट मनी के अंदर कितने ज़्यादा तरीके से, कितनी ज़्यादा स्पीड से कन्वर्ट करते हैं। Banks create money supply in the process of borrowing and lending transaction with the public money so created by the commercial bank is called credit money। तो जो कमर्शियल बैंक जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कौन सी मनी जनरेट हो रही है? क्रेडिट मनी जनरेट हो रही है। एक फिएट मनी जनरेट होती है जो आपका सेंट्रल बैंक छाप रहा है, उसके बाद वो नोट बार बार मार्केट में बैंक आपका सर्कुलेट करेगा, वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर अलग है और कैश मल्टीप्लायर अलग चलेगा बेटा, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। द हाई पावर्ड मनी एंड द क्रेडिट मनी ब्रॉडली कंस्टिट्यूट the most common measure of money supply or the total money stock of the country for a brief note। ठीक है। ओहो, ये देखो बेटा नया पॉइंट। क्रिप्टो। The cryptocurrencies face significant legislative uncertainties and are not legally recognized in India as currency, hence these are not digital categorized as money। Okay। तो क्रिप्टो करेंसी भी मनी नहीं है, लेकिन कल मोदी जी ने क्या करा? ई रूपी। कल मोदी जी ने एक भारत का अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया। क्रिप्टो नहीं है, डिजिटल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल। अभी तक तो आपके खाते में पैसे नजर आते थे, अब आपके मैसेज में पैसे पड़े हुए। मेरे पास मैसेज है, पहले तो यूपीआई से पैसा आ रहा है ना, यूपीआई से आया आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब वो पैसा आपके मैसेज की फॉर्म में आपके बढ़ा, आप सामने वाले को मैसेज भेज दो, बस गया आपका पैसा। अभी बहुत टेक्निकल चीज़ है, मोदी जी शायद भाषण में समझा नहीं पाए, जब पूरा ड्राफ्ट आ जाएगा स्कीम का तो पढ़ के पता चलेगा है क्या। लेकिन मोदी जी की भाषण से ऐसा लग रहा था कि शायद आप किसी को मैसेज भेजोगे तो मैसेज में उसका पैसा पड़ा रहेगा, फिर वो मैसेज ही आगे भेजेगा। पढ़ना पड़ेगा बेटा, जब वो स्कीम का ड्राफ्ट आएगा शायद कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन मुद्दे की बात यह बेटा, जहाँ पर अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है कोरोना काल के अंदर और उससे पहले डिमोनेटाइजेशन के बाद जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो जो सारा ध्वस्त हो चुका है, उसको उठाने के लिए मार्केट में 10 के 50 के और 100 के नोटों की जरूरत है। वहाँ पर यूपीआई सिस्टम भी काम नहीं कर रहा, तो ये डिजिटल कॉइन तो कहाँ से करेगा? खैर, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो बेटा मेजरमेंट करने के लिए हमने पीछे पढ़ा था, अभी मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल कैलकुलेट किया जा सकता है, कभी भी मेजरेबल कॉन्सेप्ट है, कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अलग अलग समय पर मनी की सप्लाई अलग अलग हो सकती है और वो मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? कितने मल्टीप्लायर कितना चल रहा है, यानी कि वेलोसिटी कितनी है, कितना मॉनेटरी बेस है मार्केट के अंदर, और क्रेडिट मनी कितनी चल रही है, क्रेडिट मनी का मल्टीप्लायर कितना चल रहा है, इन सब के ऊपर आपका डिपेंड करता है पूरा मॉनेटरी मनी सप्लाई की कैलकुलेशन। अब वो मनी सप्लाई की कैलकुलेशन के लिए बेटा हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। 1967-68, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है 1967-68 के अंदर दिखा मुझे, ये रहा। तो बेटा पहले 1967-68 से तक हम बेटा सिर्फ मनी सप्लाई M1 के थ्रू कैलकुलेट करते थे, और M1 में सिर्फ मोस्ट लिक्विड एसेट आती थी, सिर्फ वो पैसा आता था जो इमीडिएटली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी।
फिर बेटा हमारे पास बना सेकंड वर्किंग ग्रुप, ये 1977 के बाद, और उसके बाद फिर जब हम आगे जाएंगे बेटा न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट बने थे, उसके वो बने थे 98 में। तो फिलहाल बेटा 1967 में हमने M1 से कैलकुलेशन शुरू करा। तो M1 है क्या? सर ये हमारे को याद करने पड़ेंगे बेटा, इसको बैठ करके 1-1.5 घंटा 2-3 दिन तक रोज बैठ के ऐसे वो हिल के याद नहीं करते जैसे तुम ऐसे सोशल स्टडीज, ये ऐसे ही याद कर। क्या? अच्छा 12th में था ये? मेरे को पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आता, स्किप कर। अच्छा ओके, चलो बेटा M1 याद कर लो। कैसे याद कर लो? तो M1 है क्या बेटा? सबसे ज़्यादा लिक्विड चीज़ें क्या है जो नोट मार्केट में आपके पास है, पब्लिक के पास है, जो भी नोट्स, करेंसी, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें। साथ में बेटा जो आपने बैंक के पास डिपॉजिट करवा रखे हैं, कासा डिपॉजिट बोलते हैं, करंट एंड सेविंग डिपॉजिट्स। साथ में अदर डिपॉजिट्स विद RBI। तो बेटा मनी, करेंसी नोट्स अवेलेबल विद द पीपल, लोगों के पास रखा हुआ पैसा, लोगों का पैसा उनके हाथ में जो है, बैंकों में जो है, और किसके पास रखा हुआ पैसा? अदर डिपॉजिट विद RBI, RBI के पास रखा हुआ पैसा, जो RBI के पास डिपॉजिटेड है, उनकी बात हो रही है। अच्छा बेटा M1 के अंदर मोस्ट लिक्विड पैसा है, M2 के अंदर आपको और क्या जोड़ना है? M1 के तो जो तीनों अमाउंट है वो तो है ही, साथ में आपके पास क्या अवेलेबल है बेटा? सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी टाइम डिपॉजिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते? बैंक के अंदर भी टाइम डिपॉजिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते? लेकिन हमने अभी तक टाइम डिपॉजिट की बात नहीं करी। टाइम डिपॉजिट को रियलाइज करना सेविंग डिपॉजिट के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, ठीक है? उसको रिकवर करने के अंदर ऐसा हो सकता है कि बैंक के कुछ रूल्स हो, अभी नहीं मिलेगा, कुछ समय बाद मिलेगा, लेकिन सेविंग और करंट डिपॉजिट वाले जो पैसे हैं आपको सबसे जल्दी मिलेंगे। तो M1 यानी कि आपके हाथ में रखे हुए पैसे, सेविंग और करंट अकाउंट में रखे हुए पैसे, और RBI के पास अदर डिपॉजिट, ठीक है? अब जरा देखो, आपके पास रखे हुए पैसे, बैंक में रखा हुआ कासा डिपॉजिट, RBI के पैसे, और पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ कासा डिपॉजिट। हालांकि कासा नहीं होता, पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट खुलता ही नहीं है, पोस्ट ऑफिस में सिर्फ कौन सा अकाउंट खुलता है? सेविंग अकाउंट होता है, और होती है FD, और मिलती है वहां पर NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, KVP, किसान विकास पत्र वगैरह, ठीक है? ये तो किसी भी सूरत में टाइम से पहले रियलाइज हो ही नहीं सकते। मोस्ट इलिक्विड एसेट कौन से वाले? KVP, NSC वगैरह। लेकिन FD अगर आपने बैंक पोस्ट डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में करवा रखी है, आप उसको जा करके किसी पेनल्टी अमाउंट के ऊपर उसको तोड़ सकते हो। मैंने 5 साल की FD करवाई, 50,000 रुपये की FD करवाई, मेरे को FD का अमाउंट, मेच्योरिटी अमाउंट नजर आ रहा है 72,000 रुपीज़, मैं उसको 2 साल में तोड़वा लेता हूँ। मान लो आज की डेट में वैल्यू होनी चाहिए उसकी 60,000, लेकिन वो मुझे 1-2 हज़ार रुपये के चार्जेस काट के वो मुझे दे देंगे। तो अभी हमारे पास क्या क्या चीज़ है बेटा? मोस्ट लिक्विड आइटम्स, कैश इन हैंड एक तरीके से, कैश इन सेविंग एंड करंट अकाउंट, अमाउंट डिपॉजिटेड विद RBI। अब साथ में क्या आ गया? सेविंग अकाउंट विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग अकाउंट, सिर्फ सेविंग अकाउंट है। अब M1 वाली सारी चीजें, लेकिन बैंक में रखा हुआ टोटल डिपॉजिट, बैंक में रखा, अब पोस्ट ऑफिस को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, बैंक में रखा हुआ टोटल डिपॉजिट, बैंक में रखा हुआ टोटल डिपॉजिट कौन कौन सा है? सर बैंक में रखा हुआ कासा तो था ही, अब साथ में और क्या जोड़ लो? यानी कि FD। तो अब आपके पास इसका मतलब M3 का मतलब क्या हुआ? M3 का मतलब हुआ कैश इन हैंड, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड विद बैंक एंड अदर डिपॉजिटेड विद RBI। कैश इन हैंड, टोटल डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI। ओके, नाउ M4, कैश इन हैंड, टोटल डिपॉजिट विद बैंक, RBI, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, सारे डिपॉजिट, अपना पैसा सारा जोड़ के, कैश इन हैंड एंड टोटल डिपॉजिट। अब ये याद रखने पड़ेंगे बेटा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, मैं यहाँ पर ऐसे बार बार बोल के याद नहीं करवा सकता, तुम्हारे को इसको याद करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर ना नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन है, एक बार उसको पढ़े थे। करेंसी नोट्स का मतलब क्या है बेटा? हर वो चीज़ जो छपी हुई है, चाहे वो पेपर पे है या फिर कॉइन्स पे, जो भी मॉनेटरी बेस है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मॉनेटरी बेस।
डिमांड डिपॉजिटेड कंप्राइज टर्म, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको आप जाकर के मांग सकते हो कभी भी, मेरा पैसा मेरे को भी चाहिए, मुझे मिलेगा। टाइम डिपॉजिट मतलब जो किसी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद मिलेगा, वो टाइम डिपॉजिट होता है। उसके अंदर आप ऐसा नहीं कि मुझे अभी के अभी चाहिए, आपको अभी के भी मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया बेटा, हर वो चीज़ जो करंट अकाउंट में पड़ी है डिपॉजिट में, और डिमांड डिपॉजिट पोजीशन ऑफ सेविंग डिपॉजिट, ऑल हेल्ड बाय द पब्लिक, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कासा, करंट अकाउंट एंड, ठीक है जी। तो बेटा ये बैंक के लिए भी सबसे सस्ते होते हैं। इसको बेटा बैंक पता है क्या बोलता है, कासा डिपॉजिट को बैंक बोलता है लो कॉस्ट डिपॉजिट। क्या बोलता है बैंक इसको, क्योंकि बैंक को इनके ऊपर ब्याज कम रेट से देना पड़ता है। करंट अकाउंट पे 0% इंटरेस्ट होता है, सेविंग अकाउंट पे 4% इंटरेस्ट होता है, लेकिन जो टाइम डिपॉजिट होता है उस पर क्या होता है 7%, 6%, 6.5%, इस तरीके का इंटरेस्ट मिलता है एफडी के ऊपर, ठीक है। तो होते हैं हाई कॉस्ट डिपॉजिट। तो जो कासा डिपॉजिट होते हैं ये होता है लो कॉस्ट डिपॉजिट। इसलिए बैंक इनको हमारे को यहाँ पर क्या बता रहा है, दीज आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ कमर्शियल बैंक। क्या बोलते हैं इसको, लो कॉस्ट डिपॉजिट, ओके। इट शुड बी नोटेड दैट इट इज द नेट डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक एंड नॉट द टोटल डिमांड डिपॉजिट। यानी कि बेटा जो इंटर बैंक डिपॉजिट है वो यहां पर नहीं आएंगे। डिमांड डिपॉजिट, मिस्टर एक्स ने बैंक एक्स में जाके पैसा जमा करवा दिया, बैंक एक्स ने वो पैसा बैंक वाई के पास डिपॉजिट करवा दिया, अपना पैसा वाई के पास डिपॉजिट करवा दिया। तो बैंक के पास कितने पैसे आए थे, 100 रुपए आए थे एक्स के पास। एक्स बैंक ने इसमें से 50 रुपए किसके पास डिपॉजिट करवा दिए, वाई बैंक के पास। तो क्या मार्केट में मनी सप्लाई 150 हो गया, बैंक ने बैंक को पैसा दिया है, इसके जब वो बैंकिंग सिस्टम से बाहर लोगों के पास क्रेडिट में जाएगा ना, फिर वो मनी सप्लाई बढ़ाएगा। इंटर बैंक डिपॉजिट इस मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बनने वाले। तो वो जब आपको बता रहे ना कि जो आपको डिमांड डिपॉजिट आपने लेने हैं बैंक के, वो नेट लेने हैं, यानी कि इसमें इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं होने चाहिए। The total deposit include both deposit from public as well as interbank deposit. Money is, लेकिन बेटा हमारे को चाहिए नेट डिमांड डिपॉजिट, इसमें कहाँ है, हाँ नीचे पढ़ो बेटा, यहाँ पर ये रहा। Since the interbank deposit are not held by the public, they are netted out of the total demand deposit to arrive at net demand deposit. तो टोटल डिमांड डिपॉजिट में से पहले इंटर बैंक डिपॉजिट हटा देना, तब जाके आपके पास नेट डिमांड डिपॉजिट आएंगे, जो आपको डिपॉजिट जो आपको इंक्लूड करने हैं M1 में। M1 में डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड करने हैं ना बेटा, कासा वाले। अदर डिपॉजिट्स विद RBI, other deposits with RBI are the deposit other than those held by government and includes demand deposit of काशी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो बेटा इसमें क्या क्या आएगा, अदर डिपॉजिट में सरकार के पैसे छोड़ के सब आएंगे। सरकार ने भी तो बैंक के पास पैसे जमा करवा रखे हैं, सरकार के पैसे छोड़ दो बाकी सब आएंगे। जैसे बेटा RBI के पास ट्रेजरी बिल्स वाले पैसे हो सकते हैं, लोग खरीदते हैं ना ट्रेजरी बिल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो RBI के पास अदर डिपॉजिट्स हो सकते हैं। या फिर मान लो वर्ल्ड बैंक का एक अकाउंट RBI के पास है, वर्ल्ड बैंक ने RBI के पास पैसे रखे हुए हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने RBI के पास पैसे रखे हुए हैं, तो अमाउंट डिपॉजिटेड विद RBI, अदर डिपॉजिट विद RBI। अदर के अंदर गवर्नमेंट का पैसा नहीं आएगा, किसका पैसा नहीं आएगा, गवर्नमेंट का। पढ़ो एक बारी, अदर डिपॉजिट विद RBI आर द डिपॉजिट्स अदर देन दोज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट के हैं उसको छोड़ दो, अदर देन दोज हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड इंक्लूड, और क्या क्या जुड़ेगा उसमें, काशी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे वो PSU हो गया ना बेटा, जिसके अंदर कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का है कुछ हिस्सा पब्लिक का है, तो उस तरीके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टाइप। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन सेंट्रल बैंक, मान लो बैंक ऑफ चाइना का कुछ पैसा RBI के पास रखा हुआ है, ठीक है, फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट्स एंड अकाउंट्स ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी सच एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। तो RBI के पास रखे हुए सारे पैसे ले लो, गवर्नमेंट के पैसे छोड़ो। गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, जिसका पूरा कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास होता है। काशी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो अब बेटा नेक्स्ट कैलकुलेशन, ये तो थे M1, M2, M3 और M4। 1998 में बेटा न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स हमने पब्लिश करे और ब्रॉड डेफिनेशंस लेकर के आए मनी सप्लाई की कैलकुलेशंस के लिए। तो क्या बोलते हैं, 4 न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स।
बेटा NM1 में, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट 1 में पब्लिक के सारे पैसे। अच्छा, पब्लिक के सारे पैसे और सर्कुलेशन के पैसे में फ़र्क होता है नहीं होता? बेटा मनी इन सर्कुलेशन बहुत सारी हो सकती है, वो सबके साथ हो, सबके पास हो, लेकिन पब्लिक के अंदर हमने पढ़ा बैंक नहीं आते, गवर्नमेंट नहीं आती, तो उनके पैसे छोड़ के पब्लिक है। ठीक है, तो करेंसी विद पब्लिक और करेंसी इन सर्कुलेशन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। करेंसी विद पब्लिक कम होगी, करेंसी इन सर्कुलेशन वाइडर टर्म है, उसके अंदर सारा पैसा आएगा। करेंसी विद पब्लिक कम होगी क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट का और बैंक का पैसा नहीं होता। पब्लिक कम है ना बेटा, पब्लिक की डेफिनेशन में हमने पीछे पढ़ा, गवर्नमेंट नहीं आती और बैंकिंग सिस्टम नहीं आता, तो बोला पैसा इसमें आएगा ही नहीं। तो करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद RBI। सर ये तो हमारे को M1 जैसा ही लग रहा है। M1 की डेफिनेशन याद है? करेंसी नोट विद पीपल, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट विद RBI। M1 जैसे ही। फिर M1 में और क्या जोड़ने के लिए कह रहा है? M1 में क्या जोड़ दो? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी। बेटा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, बेटा वहां पर ये M3 का पार्ट होता था, लेकिन वहां पर टोटल डिपॉजिट लिखे हुए थे। हाँ, यहाँ पर बेटा सिर्फ यहाँ पर टोटल डिपॉजिट लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कौन से वाले डिपॉजिट के बारे में बात कर रही है? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ द रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग एंड अप टू द कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ। और बेटा अगर इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म भी जोड़ दोगे तो फिर अभी क्या बन जाएगा? टोटल डिपॉजिट बन जाएगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मिला दोगे तब बेटा आपके पास कहाँ पर पहुंचेगा? NM3 पर। तो NM2 यानी कि जो M1 वाला पार्ट था सारा सारा वो, साथ में बेटा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। अब बेटा इसके अंदर जो डिपॉजिट है वो सिर्फ बैंक के बारे में बात कर रहे हैं या फिर पोस्ट ऑफिस भी इंक्लूडेड है? M3 के अंदर सिर्फ बैंक होता था या फिर पोस्ट ऑफिस भी होता था? बैंक भी होता था, पोस्ट ऑफिस भी होता था। सॉरी, M4 में होता था। हाँ बेटा मैंने वहां पर गलती लिखी है, मैंने यहाँ पर M3 नहीं लिखना था, ये M4 था, ये M4 है। M4 में बस एक छोटा सा चेंज है बेटा, इसके अंदर आपने क्या ले रखा है? सिर्फ शॉर्ट टर्म ले रखा है, आपने इसमें लॉन्ग टर्म नहीं ले रखा। और यहाँ पर अब आपने क्या ले रखा है? ये फाइनल आपके पास M4 बनेगा जिसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों आ रहे हैं। ठीक है बेटा, उस वाले के अंदर वो M4 फाइनल नहीं है, बट इसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जब दोनों ऐड कर दोगे तो ये M4 फाइनल बनेगा एक तरीके से। तो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट के अंदर बेटा NM1 के अंदर क्या था? पूरा का पूरा M1 था आपके पास, साथ में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो गया, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के पास है या फिर वो बैंक के पास है, दोनों चीज़ें शामिल हैं इसमें। इसके अंदर ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ सिर्फ बैंक का लेना है या पोस्ट ऑफिस का लेना है। कहीं पर भी अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए डिपॉजिट करवा रखा है वो दोनों आएंगे। लॉन्ग टर्म वाला डिपॉजिट भी ऐड कर दोगे तो वो M3 का पार्ट बन जाएगा, NM3 का, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट का। अच्छा, अब कॉल टर्म फंडिंग फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब कॉल फंडिंग और क्या टर्म फंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कॉल मतलब जो ओवरनाइट फंडिंग होगी, आप किसी को भी इमीडिएटली फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आपने इमीडिएटली कोई पैसे किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अरेंज कर लिए, उसको बोलते हैं कॉल मनी। जो ओवरनाइट मनी होते हैं, कुछ समय के लिए चाहिए होता है, तो आप उसको शॉर्ट टर्म मान के चलो। और टर्म मतलब लॉन्ग टर्म, जैसे हम टर्म लोन की बात करते हैं तो टर्म फंडिंग फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आने वाले सारे पैसे आएंगे। इसका मतलब किसकी बात हो रही है? बैंक से जो भी आप फंड्स अरेंज करते हो, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है ना बेटा। इसके अंदर नॉन बैंकिंग तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ, हर तरीके के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, उससे आप जो भी मनी अरेंज कर रहे हो, ये एक तरीके की बेटा क्रेडिट मनी की बात हो रही है यहाँ पर। अभी तक क्रेडिट मनी कहीं पर यूज नहीं हुई थी बेटा, यहाँ पर ये क्रेडिट मनी है। कॉल और टर्म फंडिंग फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपको शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट थी, वो वाला पैसा आपने फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अरेंज करा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्रेडिट मनी की बात हो रही है यहाँ पर। नीचे बेटा क्वेश्चन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा होगा। चलो बेटा फिलहाल आप इसको यहीं तक रीड करोगे।